जोहार सभी का। आप सबका अभिनंदन है, इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 11वीं का हिंदी ऐच्छिक बादल को गिरते देखा है। ये कविता जो है वो नागार्जुन द्वारा रचित है। मैं इस वीडियो से पहले भी इस पाठ का छोटा छोटा वीडियो क्लिप करके मैं यूट्यूब में डाल चुकी हूँ। आपको बहुत अच्छे से इस पाठ को समझना है तो वो सारे वीडियो को आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि ये पाठ थोड़ी लंबी है, कविता लंबी है थोड़ी, इसलिए एक ही वीडियो में सारा समझाना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल मेरे लिए नहीं है, आपके लिए मुश्किल है समझने के लिए, तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो मैं इस पाठ पे डाल चुकी हूँ। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस पाठ में वो है जो सुप्रभात था वसंत ऋतु का। उस समय में क्या होता है, उस समय में जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर जो चकवा चकवी नाम का जो जोड़ा पक्षी है उनका जीवन कैसे चलता है, वो क्यों श्रापित हैं और श्राप में उनको क्या मिला हुआ है, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अंत तक बने रहें ताकि जो भी मेरे द्वारा ज्ञान दी जाए वो आप ले सकें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगा कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो अपने दोस्तों को भी अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बनता है। चलिए शुरू करते हैं। ऋतु वसंत का सुप्रभात था। इससे पहले का मैं यूट्यूब में डाल चुकी हूँ। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इससे पहले का जो वीडियो है इस चैप्टर का वो आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको ये आगे का समझ में आएगा। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दलदल पर प्रणय कला छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इसमें जो पढ़ने वाले हैं कि चकवा चकवी जो पक्षी है, ये चकवा चकवी पक्षी को श्राप में क्या मिला है और ये क्यों श्रापित है, कब से श्रापित है, ये इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो ऋतु वसंत का सुप्रभात था, कहने का अर्थ है कि जो समय था, है ना, जो समय था वो समय जो था वो वसंत ऋतु का समय था और वसंत ऋतु की जो सुबह थी वो उस सुबह का वर्णन यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है। यहाँ पर कवि के द्वारा कहा गया है कि वसंत ऋतु का समय था, यानी कि सुप्रभात यानी कि सुबह। तो सुबह जो थी वो कौन सी ऋतु की सुबह थी? वसंत ऋतु की सुबह थी। मंद मंद था अनिल बह रहा, अनिल का अर्थ होता है हवा, तो धीरे धीरे हवा जो है वो बह रही थी। सभी कोई जानते हैं कि वसंत ऋतु में जो हवाएं होती है वो मंद मंद बहती है, क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है, इतना सुहाना होता है कि ना तो इस मौसम में, इस समय में, इस ऋतु में ना ठंड लगती है और ना ही गर्मी का एहसास होता है। यानी कि सालों भर का अगर सबसे सुहाना मौसम कहा जाए तो वो वसंत ऋतु का ही होता है। तो वसंत ऋतु की सुबह थी, धीरे धीरे अनिल जो है यानी कि पवन जो है वो बह रहा था, बालारुण की मृदु किरणें थी। बालारुण यानी कि बाल जोड़ अरुण, यानी कि अरुण का अर्थ होता है लाल, बाल का अर्थ होता है बालक। तो सूर्य की जो किरणें थी, क्योंकि सुबह का समय है तो सूर्य की जो किरणें होंगी वो लालिमा युक्त होंगी और बाल्य अवस्था में होगी, है ना, शैशवावस्था से ठीक थोड़ा सा, क्योंकि भोर का समय में होता है क्या कि जैसे जैसे दिन चढ़ते जाता है वैसे वैसे सूर्य की जो रोशनी है, किरण है, वो पक्की होते जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बालारुण सूर्य की किरण, सूर्य के का जो किरण है उसके लिए प्रयोग हुआ है
बालर, मृदु किरणें थी यानी कि कोमल किरणें थी। जिस प्रकार से मनुष्य में जो अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था, बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था, है ना, प्रौढ़ावस्था, ये जो अवस्था मनुष्य में होती है उसी प्रकार की अवस्था यहाँ पर सूर्य के प्रकाश के लिए किया गया है। सूर्य की जो सुबह का जो प्रकाश है वो प्रकाश जो है वो बाल्य अवस्था में है और उसका जो किरण है वो कोमल है। मृदु मतलब कोमल है, मधुर है। तो सूर्य की जो प्रकाश है वो उसकी जो किरणें हैं वो क्या है, कोमल है, मृदु है। अलग अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो। अब यहाँ पर वसंत का सुप्रभात था, हवा भी धीरे धीरे बह रहा था और सूर्य का जो किरण था वो भी बालर, उनकी मृदु किरणें थी यानी कि कोमल था, वो किरण जो था वो कोमल था। और ऐसी ही सुबह में, है ना, ऐसी ही सुबह में एक दूसरे से विरहित हो यानी कि एक दूसरे से अलग होकर, विरहित मतलब होता है अलग होकर, है ना, तो एक दूसरे से अलग होकर, अलग अलग रहकर भी जिनको सारी रात बितानी होती। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो वसंत ऋतु की सुबह थी उस सुबह में वो लोग जिसकी बात हो रही है, अभी किसकी बात हो रही है हम लोग नीचे जाएंगे अर्थ में तो पता चलेगा। तो यहाँ पर सस्पेंस रखा गया है कवि के द्वारा, कहा गया है कि वे लोग सारी रात यानी कि पूरी रात जो है वो अलग अलग रहकर ही बिताते हैं, है ना। वो लोग कौन लोग, वो नीचे हम लोग जानेंगे। तो एक है ऐसा जोड़ा, पक्षी का एक ऐसा जोड़ा है जो पूरी रात जो है वो अलग अलग रहकर ही बिताते हैं, वो चाहकर भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। निशा काल से चिर अभिशापित, आखिर ये लोग सारी रात अलग क्यों रहते हैं, क्यों एक दूसरे से अलग ये इनकी रातें होती है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सृष्टि में रात ही ऐसा समय होता है जो सभी कोई, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो, सभी लोग रात में अपने परिवार के साथ एक छत के नीचे रहते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे जानवर हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा जोड़ा पक्षी है, एक ऐसा पक्षी है जोड़ा में जो पूरी रात यानी कि जैसे ही सूर्यास्त होता है उस समय से लेकर के जब तक सूर्योदय ना हो जाए तब तक ये लोग चाहकर भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। यानी कि इन दोनों का जो मिलन होता है वो सूर्योदय के बाद ही होता है। इसलिए होता है क्योंकि इनको बहुत लंबे समय से इनको अभिशाप मिला हुआ है, जिस वजह से ये जोड़ा पक्षी रात में कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो उसी को यहाँ पर कहा गया है कि सारी रात बितानी होती। तो एक ऐसा जोड़ा पक्षी है जो एक दूसरे से अलग होकर सारी रात बिताते हैं, पूरी रात बिताते हैं और निशा काल से चिर अभिशापित, आखिर ये पूरी रात अलग क्यों बिताते हैं, आखिर इन दोनों का मिलन रात के समय में क्यों नहीं होता है? तो कारण यही है कि निशा काल से यानी कि बहुत लंबे अरसे से इनको श्राप मिला हुआ है, ऋषि मुनियों से इनको श्राप मिला हुआ है, जिस वजह से ये जोड़ा पक्षी जो है वो रात में कभी भी साथ में नहीं रह सकते हैं। बेबस उस चकवा चकै का, बेबस क्यों कहा गया है? क्योंकि वो लाचार है, चाहकर भी वो दोनों पक्षी, जोड़ा पक्षी जो है वो एक साथ उनका मिलन नहीं हो सकता है रात में, क्योंकि इनको बहुत लंबे समय से ऋषि मुनियों के द्वारा श्राप मिला हुआ है, जिस वजह से ये लोग चाहकर भी साथ में नहीं रह सकते हैं रात के समय में। तो इसीलिए इनको बेबस कहा गया। बेबस मतलब ये लाचार है, विवश है, अलग अलग पूरी रात बिताने के लिए। बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, क्यों बंद हुआ क्रंदन? क्रंदन यानी कि रोना। रोना आखिर क्यों बंद हो गया? इसलिए रोना बंद हुआ क्योंकि सूर्योदय हो चुका है, सुबह हो चुकी है। तो सुबह हो चुकी है तो ये लोग अब आपस में क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो इसलिए इन लोगों का जो रोना है, किस चीज़ का रोना था? जो पूरी रात ये लोग अलग होकर बिता रहे हैं, इस बात का रोना था, अलग होने का दुख का रोना था। लेकिन जैसे ही सूर्योदय हुआ इन लोगों का रोना जो है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। उस महान सरोवर के तीरे, उस महान, कौन से महान? इस पाठ में हम लोग लगातार मानसरोवर झील के विषय में पढ़ रहे हैं कि ये मानसरोवर झील जो है वो
बहुत ही पवित्र है, महान है। तो उस महान सरोवर के तीरे यानी कि मानसरोवर झील के तालाब के किनारे शैवालों की हरी दरी पर, शैवाल यानी कि काई, पानी के ऊपर में हरा रंग का जो काई बैठ जाता है ना, शैवाल जो बैठ जाता है, उसको कहा गया है यहाँ पर शैवाल, ठीक है, पानी के ऊपर जो रहता है। हरी दरी, दरी मतलब होता है बिछाने वाला, है ना, जिसको हम लोग दरी कहते हैं, बिछाने वाले को, जिसमें हम बैठ सकते हैं। तो शैवाल को यहाँ पर क्या कहा गया है? हरी दरी, क्योंकि शैवाल का जो रंग होता है, पानी में जो काई का रंग होता है वो हरा होता है, और इसीलिए उस शैवाल को कवि के द्वारा यहाँ दरी कहा गया है। यानी कि यहाँ रूपक अलंकार है, शैवाल को दरी का रूप दिया गया है, ठीक है। प्रणय कला छिड़ते देखा है, प्रणय कला मतलब प्रेम में नोक झोंक होते, प्रेम में लड़ाइयाँ होते। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जैसे ही सुबह होता है तो यहाँ पर चकवा चकई जो पक्षी का जोड़ा है, जो पूरी रात अलग अलग रह करके बिताए हैं, जो पूरी रात एक दूसरे से बिछड़ करके विरह का दुख को झेल करके ये पूरी रात बिताते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होता है इन दोनों का जो रोना है, अलग होने का जो दुख है वो समाप्त हो जाता है, और ये जोड़ा पक्षी उस महान यानी कि मानसरोवर झील के किनारे पर, है ना, मानसरोवर झील के किनारे पर जो शैवालों की हरी दरी है, शैवाल रूपी जो दरी है, वहाँ पर बैठ करके दोनों में प्रेम, दोनों को आपस में प्रेम पूर्वक लड़ते हुए देखा गया। यानी कि दोनों जो पक्षी है ये प्रेम की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। प्रणय कला यानी कि प्रेम में जो नोकझोंक हो रही है वो प्रेम में नोकझोंक करते हुए कवि ने खुद अपनी आंखों से देखा है। इस प्रकार से कवि ने स्वयं अपनी आंखों से बादल को घिरते हुए देखा है। तो एक बार फिर से हम लोग व्याख्या इसका देखते हैं। यहाँ पर कवि के द्वारा कहा गया, ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से, मैं इसको दोहरा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर कवि के द्वारा कहा गया है कि वसंत की सुबह थी। किसकी सुबह थी? वसंत ऋतु की सुबह थी। धीरे धीरे पवन जो है, हवा जो है वो चल रहा था, और सूर्य की जो किरणें थी, क्योंकि सुबह की का वर्णन यहाँ पर है, तो सूर्य की जो किरणें थी वो किरणें बालारूढ़ थी, यानी कि बाल्य अवस्था में वो किरणें थी, यानी कि कोमल थी, है ना। और इस सुबह में, है ना, वसंत की सुबह में जो पक्षी है का जोड़ा है, कौन सा पक्षी का जोड़ा? चकवा चकई पक्षी का जोड़ा। ये चकवा चकई पक्षी साधारण पक्षी नहीं है। साधारण इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये पक्षी बहुत लंबे अरसे से चिर अभिशापित है, यानी कि बहुत लंबे समय से इनको श्राप मिला हुआ है कि ये पक्षी का जोड़ा का मिलन कभी भी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले नहीं हो सकता है ना। कभी भी ये साथ में नहीं रह सकते, चाहकर भी ये पक्षी एक साथ नहीं रह सकता है। तो इस पक्षी की विशेषता को बताते हुए कवि ने कहा है कि जो हिमालय पर्वत के आसपास का क्षेत्र है उसमें इन्होंने चकवा चकई पक्षी को देखा है, और ये चकवा चकई पक्षी जो है पूरी रात एक दूसरे से अलग बिताते हैं, और विरह का रोना ये पक्षी रोते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है ये दोनों पक्षी उस महान मानसरोवर झील के किनारे पर जो शैवाल रूपी दरी है उसमें बैठ करके दोनों आपस में नोक झोंक करते हैं, और ये नोक झोंक प्यार भरा होता है। इस प्रकार से कवि ने स्वयं अपनी आंखों से इस प्रकार की का जो क्रियाकलाप है पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में, ये कवि ने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो इस प्रकार से पहाड़ी इलाकों में बादल को उमड़ते घुमड़ते हुए कवि ने खुद देखा है, ठीक है। तो ये रह गई आपकी व्याख्या। अब इसमें हम देखेंगे अलंकार यहाँ पर क्या क्या है, क्योंकि विशेष में भी पूछता है और आपका ऑब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछता है ना। तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सा अलंकार का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे मंद मंद, ये मंद मंद एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है, यानी कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग, यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश है ना, अलग अलग एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है। उसके बाद
चकवा चकई ये पक्षी का जोड़ा है, लेकिन एक वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। उसके बाद शैवालों की हरी दरी पर यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि मानसरोवर झील के ऊपर जो काई बैठी हुई है वो एक चादर की तरह है, लेकिन कवि उसको चादर की तरह ना कहकर उसको चादर कहा है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। भाषा आपको पता है, खड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, खड़ी हिंदी बोली का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, और तत्सम प्रधान शब्दों की बहुलता है यहाँ पर, ठीक है, तो तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। और छंद मुक्त कविता, इसमें कोई छंद नहीं है। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हो। तो ये रहा इसकी व्याख्या विशेष। और इसमें से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में शैवालों की हरी दरी पर कौन सा अलंकार है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत बार ये सवाल पूछ चुका है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है, हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।